वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के अपने इस सेशन में हम लोग लाइट की चर्चा कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के लिए लाइट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी में हम लोग आज चर्चा करेंगे दृष्टि दोष और उनका निवारण। नेत्र में मुख्यतः दो दृष्टि दोष पाए जाते हैं जिनको दूर करने के लिए हमको चश्मे में उत्तल और अवतल लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके साथ साथ दो दृष्टि दोष और पाए जाते हैं, यानी चार दृष्टि दोष बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही दृष्टि दोष हैं। उन मुख्यतः दो दृष्टि दोषों में एक है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया अथवा शार्ट साइटेडनेस कह सकते हैं, यानी मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इनको दूर करने के उपाय क्या हैं, इनका कारण क्या है, इनकी चर्चा हम आज इस सेशन में करेंगे। इसके अलावा जरा दूरदृष्टिता और अबिंदुकता भी दोष हैं, मानव नेत्र के दोष हैं जो नेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मायोपिया की, यानी निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष ये आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है और इसके पहले भी आप 10th में पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या है? तो मायोपिया वह दोष है जिसमें हमको नेत्र के द्वारा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मतलब क्या है कि जो उनका दूर बिंदु है वो अपेक्षाकृत समीप आ जाता है, यानी अनंत पर रखी वस्तुएं हमको दिखाई देनी चाहिए। दूर बिंदु जो अनंत था वो अनंत पर ना होकर कुछ कम दूरी पर आ जाता है। यह प्रायः 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, माने दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। समंजन क्षमता पूर्ण हो जाने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य बिंदु यानी जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर उससे कम दूरी पर आ जाता है। इस स्थिति में जो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकस हो जाती हैं और हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बनता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बनता है। यही सवाल दूर दृष्टि दोष के लिए होगा तो रेटिना के बाद बनता है, यानी दूर दृष्टि दोष में यहाँ बनेगा बाहर रेटिना के बाद और यहाँ रेटिना से पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के कारण क्या हैं? दोष के दो कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता बढ़ जाने का मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी, जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। और दूसरी बात है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना माने गोले का व्यास बढ़ जाए और ऐसी स्थिति में निकट दृष्टि दोष आ जाएगा, जिससे वस्तु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु C पर फोकस हो जाएगी, जिस कारण से स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर रखा है तो दिख रहा है, लेकिन अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो नहीं दिख रहा है। माने ये स्थिति अगर है तो दिख रहा है। तो हमको क्या करना है? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को यहाँ से आता प्रतीत होने के लिए एक अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। और जब एक अवतल लेंस लगा देते हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर टकराती हैं और अपवर्तन के पश्चात वो यहाँ से आती दिखाई देती हैं। माने जो उसका दूर बिंदु था F, दोषी आंख का जो दूर बिंदु F था उससे आती दिखाई देती हैं और फिर नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और हमको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस नेत्र में लगाना होगा, जिससे हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। ये बात हुई निकट दृष्टि दोष की। अब बात आती है दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु नेत्र के समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं।
तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। और मतलब ये हुआ कि जो हमारा निकट बिंदु है वो नेत्र से दूर हो जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखकर हमको पुस्तक को पढ़ना होता है। हमारा जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। इस दोष से पीड़ित होने पर 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है निकट बिंदु, और इस प्रकार से हमको समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये दूरदृष्टि दोष हुआ। और इसके कारण क्या होंगे? इस दोष के भी दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए। जो निकट दृष्टि दोष था उसमें बताया गया था कि वक्रता बढ़ जाए, यहाँ पर वक्रता कम हो जाए। जब वक्रता कम होगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। यानी दूर दृष्टि दोष का कारण फोकस दूरी का बढ़ जाना है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक कारण और हो सकता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दूरी कम हो जाती है, इसी कारण से ये जो समांतर आने वाली किरणें हैं ये जाकर यहाँ रेटिना के पीछे फोकस होती है, क्योंकि ये दूरी पहले से कम हो गई है। तो इस कारण से ये दोष हो जाता है, मतलब नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है, और इस प्रकार से अनंत अथवा दूर से आने वाली समांतर किरणें भी अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। एक नंबर का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बनता है। अब इस दशा में नेत्र समंजन क्षमता लगाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर लेता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने में उसी प्रकार की समस्या होती है, क्योंकि जब समंजन क्षमता लगाते हैं तो अनंत अथवा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी लगाई जा रही है। अतः वस्तु नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक आने से पहले ही समंजन समाप्त हो जाती है, और इस प्रकार से निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे खिसक जाता है, माने n पर पहुंच जाता है। अब हम n पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बना लेते हैं, माने n पर रखी वस्तु तो दिखाई दे जाती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक उत्तल लेंस लगाना होगा जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ n पर आता हुआ दिखाई दे किरणों को, और जब यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तो इसलिए इसका निवारण क्या होगा? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमको चश्मे में लगाना होता है। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। ये मुख्यतः दो दोष हुए। और तीसरा है प्रेस बायोपिया कहलाता है, जरा दूरदृष्टिता। प्रेस बायोपिया इसको कहते हैं, आयु में वृद्धि होने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटती है, और समंजन क्षमता घटने के कारण अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, यानी दूरदृष्टि दोष आ जाता है। और इस प्रकार से जब मांसपेशियों की दुर्बलता के कारण या नेत्र लेंस के लचीलेपन के कारण इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। कभी कभी व्यक्ति में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो जरा दूरदृष्टिता कहलाता है, और इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, माने द्विफोकी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि चश्मे में दो लेंस लगे होते हैं, ऊपर और नीचे चंद्रमा के आकार का यानी अर्धवृत्त के आकार का कटा हुआ लगा होता है। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लगे होते हैं, यानी उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। चश्मे का ऊपरी भाग अवतल होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग, और चश्मे का जो नीचे का भाग होता है, यानी शीशे का नीचे का भाग जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, जिसका प्रयोग हम समीप की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो ये हुआ प्रेस बायोपिया। हमने आपको मायोपिया बताया, हाइपरमेट्रोपिया बताया, प्रेस बायोपिया बताया, और एक चौथा बच रहा है एस्टिमेशन, यानी अबिंदुकता। तो एस्टिमेटिज्म क्या है? अबिंदुकता मतलब क्या है कि नेत्र का वह दोष जिसमें हमको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें एक ही स्थान पर प्रतिबिंब एक साथ बनता नहीं दिखाई देता। मतलब इस तरीके की अगर कहीं जाली बनी हुई है तो अगर हमको क्षैतिज लाइनें दिख रही हैं तो ऊर्ध्वाधर लाइनें नहीं दिखेंगी, और अगर ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं
तो क्षैतिज लाइनें नहीं दिखेंगी, माने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें दोनों एक साथ रेटिना पर फोकस नहीं होती हैं, और इस प्रकार का जो दोष होता है इसको एस्टिमेटिज्म यानी अबिंदुकता कहते हैं। तो ये अबिंदुकता हुई, और ये दोष तब उत्पन्न होता है जब कार्निया का आकार गोलाकार नहीं होता। आप पढ़ चुके हैं कार्निया गोले के आकार की होती है, लेकिन अगर इसका आकार गोलाकार ना हो तो अबिंदुकता उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से ये दोष आ जाता है। अबिंदुकता का दोष अगर है नेत्र में तो वो इस जाली को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। मतलब क्या है कि अगर क्षैतिज लाइनें दिख रही हैं तो ऊर्ध्वाधर लाइनें स्पष्ट नहीं दिखेंगी, और अगर ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं तो क्षैतिज लाइनें स्पष्ट नहीं दिखेंगी। और इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों यानी टॉरिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हुई नेत्र की, दृष्टि दोष की, और इससे जो प्रश्न हुए उनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है इसके। आँख की समंजन क्षमता हम आपको बता चुके हैं। दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण विजुअल एंगल, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के लिए वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। और बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देख रहे हैं तो चूंकि दूरी ज़्यादा होती है इसलिए दर्शन कोण छोटा बनेगा, और इसलिए हमको वो वस्तुएं छोटी दिखाई देती। वहाँ पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी परावर्तन पर आधारित है, अपवर्तन पर भी आधारित है। जो मूल दूरदर्शी है वो अपवर्तन की क्रिया पर ही आधारित है, लेकिन वास्तव में परावर्तन की क्रिया का प्रयोग करके हम जो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। और परावर्ती दूरदर्शी परावर्तन की क्रिया पर आधारित है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसमें गोलीय विपथन का दोष नहीं रहता है। इसमें हम जो हमारा, आप जैसा जानते हैं दूरदर्शी आप पढ़ चुके हैं 10th में, तो जो हमारा अभिदृश्यक होता है, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, उसके रूप में हम एक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग करने के कारण हम इस दोष को दूर कर ले जाते हैं, क्योंकि बड़े द्वारक का अभिदृश्यक होना चाहिए, और बड़े द्वारक का अभिदृश्यक जब हम लेंगे तो उसमें गोलीय विपथन का दोष आ जाता है। तो अवतल अथवा परवलयाकार दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे हम परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करके इस दोष को दूर कर लेते हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। परावर्ती दूरदर्शी से बनने वाले प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं रहता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बनने वाले प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष पाया जाता है। अपवर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन होता है, परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन नहीं होता है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना बहुत आवश्यक है। अगर द्वारक बड़ा नहीं है तो प्रतिबिंब ठीक नहीं बनेगा। लेकिन समस्या ये है कि बड़े द्वारक का लेंस ढालना कठिन काम है, क्योंकि जब गर्म कांच ठंडा होता है तो उसमें विकृत आ जाती है। तो विकृत यानी गर्म कांच ठंडा होता है तो विकृत आ जाती है, विकृत के कारण बनने वाला प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। लेकिन जब हम दर्पण का प्रयोग करते हैं तो दर्पण का प्रयोग करने पर बनने वाले प्रतिबिंब पर कांच के भीतर की विकृत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्पण से परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। और परावर्तन होने के कारण जो प्रकाश है वो कांच के भीतर नहीं प्रवेश करता है, और जब भीतर नहीं प्रवेश करता है तो हमको जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई देता है और उसमें विकृत नहीं आती है। तो ये आपका ऑप्टिक्स पूरा हुआ। और जो आपके क्वेश्चन हैं तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। बीच बीच में कई प्रूफ हैं। एक प्रूफ हमने आपको बताया था P बराबर P1 प्लस P2, ये पूछा ही जाता है। इसी का F पर आधारित एक प्रूफ है 1/F1 धन 1/F2, तो ये पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमने इसकी चर्चा की है और आप उसको तैयार करें। एक प्रूफ आपका ये भी है 1/F बराबर μ-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये भी पूछ लिया जाता है। इसी का एक सूत्र हमने बताया था FL बराबर A μg-1 अपान L μg-1 इंटू FA। ये सूत्र
भी पूछ लिया जाता है या इस पर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण सवाल है a म्यू जी बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या केवल इसको म्यू भी लिख दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए प्रिज्म, या इसी को n भी लिख दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो चाहे म्यू लिखा जाए चाहे n लिखा जाए, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक कभी कभी पूछ लेता है, इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, हमने चर्चा की है लेकिन आप फिर देख लें, लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है इसको, ये सूत्र लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे, इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये ऑप्टिक्स आपका खत्म होता है। महत्वपूर्ण सवाल जो हो सकते हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं, बाकी आप तैयार करें, अपना नोट्स तैयार करें ताकि आपको कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो आपका टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आपका जो अगला चैप्टर होगा वो 10वां चैप्टर होगा, और उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है यानी तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आपको हाइगन्स की वेव थ्योरी पढ़नी है, इंटरफेरेंस पढ़ना है, इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है और पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटरफेरेंस हाइगन्स की वेव थ्योरी में दो ग्रुप हैं, रिफ्रैक्शन की जो व्याख्या करनी है और रिफ्लेक्शन की व्याख्या करनी है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, इन दोनों का विवाद यहीं पर समाप्त हो गया और हाइगन्स की वेव थ्योरी को मान्यता मिली। तो इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तरंग प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत आपको हाइगन्स की वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का विवर्तन, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण और हाइगन्स का तरंग सिद्धांत और तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये पढ़नी है। इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे।